होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को मैं आपको पूरा अच्छे से स्टडी कराऊंगी, विषयवार हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में आप कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सी मतलब इसमें एक परिवार कहाँ रहता है, वो चीज़ है मेनली यहाँ पर देखा जाए कि आपको किसको कहाँ रखना है। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण के 4 भाग आप पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसके बाद आप छंद विचार पढ़ते हैं। ये जो छंद विचार है बच्चों, ये होता है आपका कविताओं में प्रयोग होता है इसका। ठीक है, देखा जाए तो आप इसका एक आउटलाइन बना लेना अपने माइंड में कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ पर क्या चीज़ होती है, कहाँ पर कौन सा विषय रहता है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है जानना आप लोगों के लिए। आप समझना इस चीज़ को अच्छे से कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ पर क्या आएगा, वर्ण में क्या आएगा, शब्द में क्या आएगा, वाक्य में क्या आएगा और छंद में क्या आएगा। देखिए मेनली तो देखा जाए व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं, ये वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्योंकि देखिए वर्ण से क्या बनता है, वर्ण क्या होती है, किसी भी यानी कि हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों के मिलने से बनता है आपका क्या, शब्द। ठीक है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। तो मेनली आपको 3 ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे बड़ी इकाई आपकी वाक्य हो जाती है, सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण हो जाती है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए वर्ण विचार में आप क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंदर आप पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, इनके कितने भेद हैं, ये हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा बेटा इसमें होता है संधि। संधि देखिए, संधि सबको पता है संधि क्या है ना। संधि देखा जाए तो संधि वर्णों का मेल होता है और उससे जो विकार पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 2 वर्ण मिलेंगे, उससे क्या आएगा, विकार आएगा, है ना। विकार आने से क्या होता है, जैसे मैंने मिला दिया विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब इसको कंप्लीट लिखा जाएगा विद्यालय। क्या लिखा जाएगा, विद्यालय। कहने का मतलब क्या है, ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण आ और आ मिलकर क्या बना देते हैं, आ ही बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन कहते हैं। तो संधि क्या होता है, 2 वर्णों के मेल से आने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। अब बात आती है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं इसके, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि में कोई भी भेद नहीं होता है, विसर्ग संधि में भी कोई भी भेद नहीं होता। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन चुका है इस पर कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं और व्यंजन में कितने होते हैं। आगे देखिए बच्चों, शब्द विचार। शब्द विचार में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले देखिए आप उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग एक शब्दांश है। देखो मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। यहाँ पर शब्द है कोई, उसके आगे लगा हुआ है कोई शब्दांश और उसके बाद लगा है कोई शब्दांश, शब्द का अंश। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के ठीक पहले लगा होता है शब्दांश, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। शब्द के ठीक बाद लगा होता है उसको कहते हैं हम प्रत्यय। जैसे विज्ञान, शब्द है मेरे पास विज्ञान, ज्ञान इसका मूल शब्द है और वी इसमें क्या लगा हुआ बच्चों, उपसर्ग। वी एक शब्दांश, पूरा शब्द नहीं होता है, उसका शब्दांश होता है। ठीक है, देखो वी उपसर्ग है और ज्ञान क्या है, मूल शब्द है। अब मैं लगा दूँ इसमें इक, तो बन जाएगा वैज्ञानिक। क्या बन जाएगा ये, वैज्ञानिक। इसका मतलब जो आपने इक लगाया वो प्रत्यय है और जो वी है इसका वो उपसर्ग है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग शब्दांश एक, और ये कहाँ लगता है, ये शब्द से पहले लगता है। प्रत्यय भी शब्दांश है, ये कहाँ लगेगा, ये शब्द के बाद लगता है। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होंगे,
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब बात करते हैं समास की। समास क्या होता है? शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, है ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये सब क्या होता है? आपके समास के भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये शब्द है, वास्तव में शब्द के कितने आधार होते हैं। शब्द में हम 4 आधार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। मेनली यहाँ पर ये रहेगा आपका। देखिए, सबसे पहला हम आधार लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है बच्चों तत्सम, तत्सम। ठीक है, दूसरा आता है तद्भव, तद्भव। तीसरा आता है देशज, देशज, ज मतलब जन्म, देश में जन्म तो देशज। चौथा आएगा विदेशज, विदेश में जन्म। ठीक है, विदेशज। तत्सम होते हैं संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत से जो बनेंगे वो उसको कहते हैं तद्भव। अपने देश में जन्म लेंगे तो देशज, विदेश में जन्म लेंगे तो विदेशज। क्लियर होगी बात इतनी? आगे देखो बच्चों कि इसमें एक 5वां प्रकार भी रखा जाता है बुक्स में। वो 5वां प्रकार क्या होता है? संकर शब्द, संकर। संकर को हम इसमें अभेद में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि संकर 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है। मान लो यहाँ पे देशज शब्द है कोई, और यहाँ पर कोई विदेशज शब्द है, इस तरीके से मिलकर बनता है, या हिंदी फारसी से मिलकर बनेगा ऐसे। ठीक है, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। आगे देखो, फिर दूसरा आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है, यहाँ से आपका पूरा एक सेटअप हो जाएगा आपके दिमाग में। 3 भेद कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यानी मूल शब्द। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या हो गया बच्चों? किसी के मेल से बनेगा। ठीक है, तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है जो तीसरा अर्थ दे कोई। योग रूढ़, योग भी हो रहा है लेकिन किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो गया है, इसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द अपना मूल शब्द होता है, यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और योग रूढ़ क्या होता है? योग तो हुआ होता है लेकिन वो किसी एक में रूढ़ हो जाता है। ये बात होगी आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर। अगली हम बात करते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2। एक होता है सार्थक, क्या होता है? सार्थक। और दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निरर्थक देखिए अपने आप में निरर्थक है, लेकिन निरर्थक सार्थक के बगैर नहीं चल सकता है। कैसे? आप कहते हैं चाय वाय, चाय वाय, चाय वाय। ये वाय क्या है समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये निरर्थक शब्द है, और चाय क्या है? ये सार्थक शब्द है। ठीक है, इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे, निरर्थक शब्द होते हैं लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ ही चलते हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द की। सार्थक शब्द में देखिए 4 भी होते हैं, कई किताबों में 5 भी दिए हैं, कई किताबों में 6 भी दिए हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं आप देखेंगे कि 4 जो दिए रहते हैं सार्थक शब्द, वो होता है, सबसे पहला आएगा आपका क्या? एकार्थी। इसका केवल एक ही अर्थ होगा, उसको कहते हैं हम एकार्थी। ठीक है, दूसरा होता है अनेकार्थी। अनेक, देखो शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा, अनेक अर्थ, अनेकार्थी, है ना। तीसरा देखिए बच्चों पर्यायवाची। पर्याय मतलब उसके समान दिखने वाला, सिनोनिम्स जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, है ना, पर्यायवाची। चौथा जो आएगा वो आएगा आपका क्या? चौथा जो प्रकार आएगा वो आता है विलोम शब्द। जैसे रात का दिन, है ना, दुख का सुख, ये विलोम शब्द आते हैं। 5वां जो बनता है इसमें वो बनता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये क्या भला है समझेंगे। देखो सम श्रुति, सम मतलब समान और श्रुति मतलब सुनना। सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनना, यानी कि जो सुनने में समान हो, सुनने में कैसे लगे? समान लगे, लेकिन
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, पूरा बनेगा ये भिन्नार्थक। भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है बच्चे सुनने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। अगला देखिए जो छठा बनता है इसमें वो बनेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आप सबको मालूम भी होगा, जैसे जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, है ना, अनाथ कह देते हैं आप, एक शब्द कह देते हैं वहाँ पर, उसको कहते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब मैं बात करती हूँ विकारी यानी विकारी और अविकारी की। जो ये विकारी और अविकारी है ना बच्चों, इसमें देखिए आप लोग विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन आता है। विकार का मतलब क्या होता है? चेंज आना, है ना। विकार के आधार पर या रूप के आधार पर, विकार कह दें चाहे रूप के आधार पर, कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी क्या होता है? जिसमें परिवर्तन लाना संभव होता है। ठीक है, पहले हम विकारी को देखते हैं। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, सब ने बचपन से पढ़ा है। संज्ञा, सर्वनाम, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। संज्ञा क्या होता है? इस दुनिया के सब नाम संज्ञा है। सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में सिखाऊंगी आपको कि संज्ञा क्या चीज़ है। दूसरा देखिए आपकी सर्वनाम क्या होता है? ये 3+2 वाला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा क्या होता है। ये 3+2 3 होते हैं, संज्ञा के मूल भेद होते हैं 3। ठीक है, 2 बाद में बने हैं तो इसलिए ये 2 बाद में हम इसमें रखते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर कि सर्वनाम। सर्वनाम के कितने? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आएगा, और इसके 6 भेद होते हैं। ये मैं आपको विषयवार अच्छे से पढ़ाऊंगी कि कैसे ये भेद बनते हैं, किसकी क्या विशेषता रहती है। ठीक है, ये चीज़ है। अगला देखिए फिर आप विशेषण। विशेषण जो विशेषता बताएगा, है ना, जो विशेषता बताने का काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर? विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्रिया। क्रिया में देखिए मैंने 2 और 8 लिखा है यहाँ पर। ये 2 8 का मतलब क्या है? 2 8 है कि 2 होते हैं, भेद 8 भी होते हैं। बस तो क्रिया के किसी भी बुक में अच्छे से नहीं लिखा गया है कि 8 कैसे होते हैं, लेकिन देखिए 2 होते हैं कर्म के आधार पर और 8 होते हैं आपके संरचना के आधार पर। अगला देखिए पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताएगा, है ना, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये अविकारी की बात हो रही है। अब अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, चाहे आप उसको किसी के साथ भी यूज़ करेंगे बेटा, चाहे आप उसको काल के साथ या लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन ना आए, उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आप कहीं भी लगाओगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। अभी आपने क्या लिया है? पुरुषवाचक लिया है, यानी पुरुष लिया है। देखिए अगर आप यहाँ पे स्त्री लेंगे, वह धीरे धीरे चलती है, तो वहाँ पे जो धीरे धीरे है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे नहीं बन जाएगा वहाँ पर, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो कि अगली बात हम करेंगे इसमें थोड़ी सी, जो निपात होता है। निपात क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। काल, कारक, लिंग, वचन, ये सब विकार कैसे आता है बच्चों? इन 4 आधार पर आता है। कारक के आधार पर, काल के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, ये 4 आधार पर इसमें चेंज आता है। ठीक है, अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो अविकारी शब्द है, अगर परिवर्तन आएगा तो कैसा शब्द है? वो विकारी शब्द है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? आपको पता है कि शब्दों के मेल से बनेगा वाक्य विचार। वाक्य विचार बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या कि वाक्य के भेद कितने होते हैं? 2 आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपने पढ़े होंगे, कई जगह क्रिया के आधार पर भी दिए रहते हैं, जैसे कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, वो भी इसी के अंदर रखते हैं हम लोग, लेकिन कई बार उसको नहीं रखा जाता है।
यहाँ देखिए रचना के आधार पर हम क्या देखते हैं, 3 पढ़ते हैं, जैसे सरल हो गया, संयुक्त हो गया, है ना, मिश्र हो गया, ये रचना के आधार पर पढ़ते हैं आप। अर्थ के आधार पर आप 8 वेद पढ़ते हैं, है ना, जैसे आज्ञार्थक हो गया, निषेधार्थक हो गया, है ना, ये चीज़ें पढ़ते हैं आप किसमें, वाक्य विचार में। तो इसमें 8 वेद हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे देखिए बेटा, जो ये छंद विचार है, ये आपका टॉपिक है आपका किसका, इसको हम जिसने कवि वगैरह बनना होता है, जैसे आप सब हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, तो छंद विचार का ज्ञान होना आपको आवश्यक होता है। अगर आपने कोई कविता करनी है ना, ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। इसमें आप मेनली पढ़ते हैं शब्द शक्ति, वर्ड पावर, यानी आप शब्द शक्ति कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रकार होते हैं 3। कहते हैं कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। अगला देखिए रस, कितना रस भरा है आपने अपनी कविता में, रस की संख्या होती है 9, इसके अंग होते हैं 4, है ना। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी, आप बने रहना मेरे साथ। अगला देखिए बच्चों छंद, छंद के प्रकार होते हैं 3, है ना। छंद कितने आपने इसमें मात्राएं लगाई है, कितने वर्ण यूज किए हैं, कौन से प्रकार का छंद यूज़ किया आपने, वो चीज़ इसमें पढ़ी जाती है। अलंकार तो आपको पता ही है, आभूषण की तरह होता है अलंकार, यानी चमत्कार पैदा करता है ना, उसको सजाने का काम करता है। कविता को सजाने का काम कौन करते हैं, तो अलंकार करते हैं। ये 2 + 1 क्या है, 2 होते हैं आपके इसमें प्रकार। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक तीसरा भी अब बनने लगा है जिसका नाम है उभयालंकार, उभयालंकार ना, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें, उभयालंकार। तो पहला शब्दालंकार, यानी शब्द के माध्यम से जो चमत्कार पैदा होता है। दूसरा आता है आपका अर्थालंकार, जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार आएगा उसको हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार पढ़ते हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये आपने आउटलाइन बनानी है अपने दिमाग में कि वास्तव में आपको पढ़ना कितना है, बस इतना ही है ये व्याकरण। मुहावरे वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, वो वाक्य विचार का पार्ट होता है बच्चे, ठीक है। वो तो चलो आप खुद भी देखते हैं, है ना, वो भी हम करेंगे साथ साथ। तो ये था मेरा आज का कि ओवरव्यू में वास्तव में हिंदी व्याकरण में क्या क्या है, कितने प्रकार है उसके, ये सब हमने पढ़ा। होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा प्रयास। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये हिमाचल व्याकरण बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, आसानी से समझाऊँगी, आसान शब्दों में समझाऊँगी, और आप इसको अच्छे से देखना, अच्छे से अपने पास इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच। Have a nice day, all of you. Thank you.